हाँ, कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे तो बोर्ड में इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं, वो भी ज़रा देख लें। उसके बाद बढ़ते हैं अगली हेडिंग के ऊपर। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गॉस थ्योरम, फिर गॉस थ्योरम का डेरिवेशन है, फिर कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन है फ्रॉम गॉस थ्योरम, और फिर लीनियर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन ही नोट करो तुम लोग बच्चों, बिल्कुल कल वाले पैटर्न पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आने जा रहा है बच्चों, लिख रहे हैं हम यहाँ। तो इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, a surface has dimension surface has dimensions 30 by 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो जगह है, एक ही जगह हमने लिखा है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड and the electric field intensity E is, अच्छा भाई कौन आया? अरे प्रत्युष आ गया आज। प्रत्युष आज तुम कैसे प्रकट हो गए? आज दूध लेने नहीं जाना था तुम्हें? आ गया सर मैं। दूध ले आया नहीं ले आया? ले आया। तो ठीक है, फिर तुम्हारे दूध की फिक्र रहती है सब लोगों को कि भाई दूध तुम्हारे घर पे आ गया नहीं आया। ये इतना दूध लाने का दीवाना है कि इसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ रखी है, बिल्कुल पागल बना रहता है दूध के लिए। तो E = 5 न्यूटन पर कूलाम आई कैप। ये देखो आई कैप दे दिया बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार ऐसा हुआ है 17-18 सालों में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 5 न्यूटन पर कूलाम है और आई कैप पे दे रखी है। आई कैप तुम अच्छा जानते हो। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन फॉलोइंग केसेस। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन फॉलोइंग केसेस। अब जरा देखो बच्चों, इन फॉलोइंग केसेस। अब ये 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं बच्चों, और इसमें पूछे गए हैं बोर्ड में। हाँ, कैप का मतलब एक्स एक्सिस में है क्या? हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव अगर आई कैप है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव होता तो ये आई कैप दे सकते थे, जे कैप दे सकते थे, के कैप दे सकते थे, और तीनों को माइनस में दे सकते थे। तीनों तरह से दे सकते थे। फॉलोइंग केसेस। पहला है इफ द सरफेस इज प्लेस्ड in XY plane। सेकेंड है if the surface is placed in YZ plane। थर्ड है बच्चों उसमें if the surface is placed in XZ plane। बस 3 क्वेश्चन है छोटे से, मगर बात बड़ा अच्छी है। ये लोग पूरी बात निकलवा लेते हैं कि बच्चे लोग इमेजिनेशन ये कर पाएंगे कि हमने कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी डायमेंशन, किस तरफ दे रखी हैं। तो क्वेश्चन निकालने के साथ साथ तुम्हारा ध्यान इस चीज़ पे ज़रूर होना चाहिए कि जो भी इन्होंने कहा है उसको फिगर में सोचना और एक रफ फिगर बनाना। वो रफ फिगर जो है एग्जामिनर को नहीं चाहिए है, मगर अगर हम लोग बना लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन में काफ़ी हद तक श्योरिटी हो जाती है कि वो गलत नहीं होगा, हम पूरी बात समझे हुए हैं उसकी। ये एक प्लस पॉइंट है उसका। तो चलो फिर गेम स्टार्ट किया जाए बच्चों। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो ट्राई करके। आया कुछ लोगों का? नहीं आया हो तो बताओ। बोलो सर एंगल कैसे निकालेंगे इसका? एंगल पहले इसको विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि ये किस तरह का शेप क्रिएट हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप दे रखा है। आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूं हो गया, देखो ऐसा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है, सॉरी
5 न्यूटन पर कूलाम आ गया, मैग्नीट्यूड 5 है, न्यूटन पर कूलाम है, यूनिट इसकी ठीक ठाक है, हमें कन्वर्ट नहीं करना है, ऐसा यूनिट है। और आई क्या बता ही रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बात पता लग रही है। अब जो हमारा सरफेस है उसकी डायमेंशन 30/10 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा एक्स वाई प्लेन में रखा है, बस 3 चीज़ों का खेल है इस क्वेश्चन में। एक तो छोटा सा आई कैप का था और एक ये 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड हमने ले रखे हैं क्योंकि 3 ही टाइप के प्लेन बन सकते हैं। तो पूछा कोई 1-2 था, मगर 3 तरह के बन सकते हैं, तो सारे ही तैयार रख लो कि आगे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इन्हीं में से कोई एक होगा। तो एक्स वाई प्लेन को इमेजिन करो और सोचो और बताओ कि एक्स वाई प्लेन किस तरफ फर्स्ट होगा। जीरो तो नहीं होगा? कॉस जीरो हो सकता है। अभी हम एक प्लेन ढूंढ लें, कोई सरफेस, फिर एक पेज से तुम्हें बताएं कि एक प्लेन रखते हैं। पेज एक है, ये पड़ा नीचे, ये है एक प्लेन। तो इस प्लेन में ये 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई 10, ये रखा हुआ है बच्चों। अब ये इन्होंने कहा एक्स वाई प्लेन। अब तुम ये बताओ कि ये हम कैसे रखें। हम इसमें कई सिचुएशन दे रहे हैं। ये ऐसे रखा जा सकता था, यूं रखा जा सकता है, ऐसे रखा जा सकता है, और ऐसे रखा जा सकता है, और ऐसे रखा जा सकता है। कौन ऐसी है सर, ऐसी यही वाला सही ये है। वाला। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छे। इस तरह से रखा हुआ है प्लेन। तो एरिया वेक्टर इसका ये हुआ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देख रहे हो, जेड कैप की तरफ है, पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव जेड का मतलब है के कैप, प्लस के की डायरेक्शन में जेड आएगा। तो इसको अगर हम फिगर यहाँ पे बनाना चाहें तो फ्लैट एकदम यूं बना दिया और एरिया वेक्टर यूं करके दिखा दिया। दरअसल ये यूं है 3D, हमने मजबूरी में इसको ऐसे दिखा दिया। तो इन लोगों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। एंगल 90 आ रहा है तो फ्लक्स की कहानी तुमने देख ली कितना आया, फाई इक्वल टू ये cos 90। cos 90 होते ही सब कहानी खत्म हो गई और फर्स्ट पार्ट का तो फ्लक्स आ गया 0। ये रखने की जरूरत ही नहीं थी, cos 90 से ही सब कुछ खत्म हो गया। अब आया सेकंड पार्ट। सेकंड आ रहा था 15 into 10 to the power -2। सेकंड वाला आ रहा है 15 into 15 सर, 15 इंटू 10 की पावर -2। -2। यूनिट यूनिट है सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बढ़िया, चलो तुम्हारा आंसर लॉक कर दिया गया। बाकी और लोग बताओ भैया ये आंसर सही है या नहीं है। सारे थर्ड वाला 0 आ रहा है। थर्ड वाला 0 आ रहा है, तुम्हारे सारे आंसर नोट कर दिए हमने, थर्ड वाला हमने यहाँ 0 लिख दिया। बाकी और लोग बताओ, ये तो बेचारा अकेले बंदे के ऊपर तुमने सारा कार्यभार डाल रखा है, और लोग भी तो बताओ। अब बाकी पहलवान शुरू कर दिया है कोशिश करना उन्होंने, अभी वो बता रहे हैं, हम भी कर रहे हैं पीछे पीछे। एक बस स्टार्ट करके बता दिया था ताकि ये 2 पार्ट तो बच्चे करें। कोई छापने के लिए थोड़ी बैठे हो सारे लोग, हम लोग मिल गए। ये सोचो कि जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आया होगा तो बेचारों ने पहली बार ही कैसे करा होगा। अब तो हम लोग समझ भी रहे हैं इस तरह की चीज़ें, अगर थोड़ा सा चेंज वेंज भी कर दें वो तो हम लोग अपडेट करेंगे। मगर पहली बार जिन्होंने देखा होगा उन्होंने कैसे सोच के कैसे किया होगा, कितने लोग विनर रहे होंगे, कितने लोग लूजर रहे होंगे उसमें। तो बताओ जरा जल्दी, अवनीश तुम बताओ। और ये Yes, sir, जवाब 15 to 10 पर -2 आ रहा है। है कितना, 15 × 10⁻²। अच्छा तो सही है, 15 Yes, सही है यार। ठीक है। 2 लोग हो गए, बाकी और लोग निधि और प्राज्ञा, तुम लोग बताओ। जय तुम भी आ चुके हो, प्रत्यूष के बच्चे तुम तो अभी आए हो आज ही, तो तुम रहने दो। अच्छा तो चलो बनाते हैं फिगर। लो खामोश बैठे हुए सब। निधि बताओ ना, लड़की बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है। दिव्या तुम आ गई, दिव्या बताओ। दिव्या, समीक्षा, सुधा बोलो। इस सुधा लड़की को पता नहीं क्या हुआ, जब से तबीयत खराब हुई, जब से इसका एंटीना काम नहीं करता लड़की का, आंसर नहीं बताती है। तो देखो बच्चों, वाई जेड प्लेन को हम यहाँ रख रहे हैं। -2 कितना, 15 × 10 की पावर -2। ठीक है, तीसरा भी आ गया बच्चों, 3 लोगों का आंसर अभी तक आ चुका है। वाई जेड प्लेन देखो जरा, वाई जेड प्लेन यूं हो गया। हमने यहाँ पर वाई एक्सिस यूज करी हुई है, जेड एक्सिस यूज करी है। देखो ये जेड एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, तो वाई जेड प्लेन में यूं रखा जाएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए इसका फिगर आया ऐसा,
और एरिया वेक्टर आया है ये। अच्छा भाई, एरिया वेक्टर इधर आ गया, तो इन लोगों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होकर गायब हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 थी, एरिया हमारा 30 है, फिर इधर 10 है और 10 की पावर माइनस का 4 है। 4 में से ये 2 जीरो तो गायब हो जा रहे हैं। 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो गया। सही बात है, बिल्कुल सर बेहतरीन। थर्ड वाला नहीं आ रहा। तीसरा वाला देखो, एग्जैक्ट प्लेन, जीरो आ रहा है एग्जैक्ट प्लेन कैसे रखें? पता नहीं सर। देखो ये तो हमने वाई एक्सिस यूज करी हुई है ना, अब वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस पे लिए जाओ ये बस ये, और जेड एक्सिस तो ही निकला हुआ इधर, एक्स एक्सिस यूज हो गई, जेड एक्सिस यूज हो गई, एक्स जेड, एरिया वेक्टर इधर पहुंच गया। तीसरे वाले केस में अगर फिगर देखें तो इसका ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे प्लेन रखोगे, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, थीटा की वैल्यू फिर से 90 हो गई, 0 आ गया। सही था तुम्हारा तीनों लोगों का। मगर 3 लोग बता रहे हैं, बाकी लोग जो है वो दर्शक बने हुए बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम तालियां बजाएंगे अगर सही हो जाएगा तो। ये गलत चीज़ है, सब भूला करो जिन जिन का आ जाया करे। हालांकि इसमें भी बहुत सारे लोगों का आ गया होगा मगर वो बोले नहीं है। तो हमारे क्लास में तो बोलने और डिस्कशन का एक माहौल अच्छा रहे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट। ये नहीं टीचर कुछ भी कराया जा रहा है तुम लोग छापे जा रहे हो, ऐसा नहीं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये तुमने अच्छा क्वेश्चन क्लियर कर लिया, तो आई कैप पे ध्यान रखना। अगर वो यूं कह देते बच्चों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एक ऐसा भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कह दिया, तो ऐसे बगैर लिखे हुए हम बताया जा रहे हैं उससे नॉर्थ ईस्ट। और ये सब जो है डायरेक्शन तुम लोग जानते हो कि इस तरह से स्टैंडर्ड इसका सिंबल बनता है यूं, ये होता है हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अगर वो ये कह देते कि एक प्लेन जो है वो हमारा नॉर्थ साउथ में रखा हुआ है, ठीक है, वर्टिकली, तो हम ऐसे रख देते। मगर इसको वो ज़्यादातर एक्स वाई प्लेन से कहना अच्छा समझेंगे। इस पे जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यही दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो यही है, और उन्होंने कहा एक प्लेन रखा हुआ है, ये तो एक्स एक्सिस पे बता दिया, या इसको एक्स एक्सिस का हटा के ईस्ट भी बता सकते हैं, तो चलो ईस्ट ही लिख देते हैं, यहाँ ईस्ट रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है ईस्ट की तरफ। और प्लेन उन्होंने यूं रखा है ऐसे करके, इसको उन्होंने प्लेन को क्या बोला, इन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, इसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जब भी वो दो डायरेक्शन को मिला के बोलें तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 है, ठीक बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में से प्लेन जा रहा है, ऐसे रखा है प्लेन, कहाँ गायब हो गया, ये प्लेन रखा है ऐसा। अगर ऐसा रखा है प्लेन तो प्लेन के हमेशा एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे होता है। अगर 90 डिग्री पर है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट की तरफ दे रखा है तो ये एंगल हमारा 45 तैयार हो गया। इस सिचुएशन में अगर इस तरह की लैंग्वेज में आता तो फाई इक्वल टू तुम ई रखते, एरिया रखते, और कॉस यहाँ पर 45 रखते। सर ये 45 बता सकते कैसे हुआ सर? 45 इस तरह से हुआ कि वो नॉर्थ ईस्ट में रखा है उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है दोनों के बीच की है, मिड पॉइंट। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं तो यूं रखा हो सकता है, और ये दो डायरेक्शन हो गई इसमें। साउथ ईस्ट कह दिया जाए यूं ही रखा हुआ होगा, अगर ये वेस्ट और साउथ कह दिया जाए यूं ही रखा हुआ होगा। तो उसमें अगर ऐसे प्लेन रखा हुआ है, देखो ये प्लेन है, ये एरिया वेक्टर है, यूं रखा हमने ऐसे, तो तुम देख लो ये 45 एंगल निकल कर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट की तरफ है, एरिया वेक्टर हमारा साउथ ईस्ट में निकल रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना रहा है, 45 बना रहा है। ये दूसरी एक लैंग्वेज ये वाला तो आया है, इसके अलावा एक लैंग्वेज और बन सकती है जो अभी तक पूछा नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि बताओ हमारा जो ये प्लेन सरफेस रखी हुई है, तो एक ये सरफेस जो है हमारी सरफेस इस प्लेस्ड, अगर 45 एंगल कहना होता है तो दोनों डायरेक्शन का नाम दे देते हैं। अगर इसके अलावा 30, 40, 60 कोई एंगल देना चाह रहे हैं तो इस तरह से कहा जाएगा प्लेन इज प्लेस्ड, इसकी डायरेक्शन बनेगी 30 एंगल ले लेते हैं, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये लैंग्वेज चलती है। इस लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, दो को दो नाम देंगे, एक देंगे डिग्री के फौरन बाद और एक ऑफ के बाद लिखा होगा। ऑफ के बाद वो डायरेक्शन होती है जिससे मिला हुआ एंगल होता है। तो अगर उन्होंने नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहा है तो ईस्ट से 30 डिग्री एंगल बना रहा है,
अब थोड़ी प्रैक्टिस कराने के लिए दो एक और डायरेक्शन तुम्हें यूज कराते हैं। जैसे 60 डिग्री कहा जाए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ कहा जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हम यूं बनाएंगे, ये अपना सिंबल हो गया, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, बाकी ये है ही। अब ऑफ के बाद देखो, ऑफ के बाद नॉर्थ लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल बन रहा है ना वो नॉर्थ से बन रहा है। ये देखो ये ऐसा रखा हुआ है, ये इसको चाहो प्लेन की शक्ल दे सकते हो, ये लोग प्लेन की शक्ल हो गई, मगर एंगल 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट की तरफ है, किससे, नॉर्थ से। ऑफ के बाद जो भी लिखा है उसी से मिला हुआ एंगल ये बनाएंगे हम 60 डिग्री, इसको बोलेंगे 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। इसी का दूसरा नाम भी हो सकता है, इसी वर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, इसे कह सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये दोनों ही बातों का एक ही सेंस है। इसका मतलब है इस बार वेस्ट के साथ में ये 30 डिग्री बना रहा है, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ के साथ 60 एंगल बना रहा होगा। दोनों डायरेक्शन तो 90 डिग्री पर होती हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है सर, है हाँ सर उसमें अगर एरिया वेक्टर ऊपर ले लें तो सर थीटा क्या होगा? एरिया वेक्टर ऊपर ले लें मतलब अच्छा ऊपर की तरफ यहाँ ले लिया जाए। यस सर। अच्छा, तो एरिया वेक्टर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि उन्होंने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट की तरफ दे रखा है, तो एरिया वेक्टर को हम इसी तरफ लेंगे, बिल्कुल उसका उल्टा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर अपोजिट हो, उसके ही क्लोजर वाली साइड का लोगे। ये नहीं कि हमेशा ही हम उल्टा लेके चलें इस तरफ, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरफ लेंगे तो बात बनेगी नहीं, फिर ये होगा कि लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन का सीन आ जाएगा। तो जब भी कहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ जो दो तुम्हारी पॉसिबिलिटी है, तो क्लोजर वाला एंगल ही हमेशा लेना होगा हमें। जैसे यहाँ पे ये ऐसे रखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लेंगे, ना कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में। उसी से मिलता जुलता अगर ऐसे किया है तो वो 0 से ही खिसक के 45 आया है, ना कि 180 से खिसक कर 135 आया। सर एक बात बताओ तो पता कैसे लगेगा सर 45 लेना है, 60 लेना है या फिर कुछ और? वो क्वेश्चन में देंगे ना, ये लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज ये क्वेश्चन में अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, मगर अगर नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब पूछ चुके हैं, अगर या तो रिपीट करेंगे, अगर कोई नई प्रॉब्लम उन्होंने बनाई और कोई नया एंगल 45 के अलावा कोई एंगल अगर देना चाहा, तो उसकी वर्डिंग ये बनती है, ये सिखा रहे हैं। ओके जैसे कहेंगे सरफेस इज प्लेस्ड, surface of dimension 30 into 10 is placed in figure such that it makes 60 degree north of west of north and electric field is along east। ये दे दिया, तो इस सिचुएशन में ये फिगर क्रिएट होगा और इसमें यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी जहाँ पे उन्होंने दे रखी है, और ये एंगल हो जाएगा। एरिया वेक्टर तुम ये वाला लोगे, ना कि इसके पीछे वाला, जो भी इसके क्लोजर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वो। और ये तुम्हारा एरिया वेक्टर, ये एंगल बन गया, ये तुम्हारा हो गया 60 हो चुका है बच्चों, और ये वाला तुम देख लो, ये 60 है तो ये वाला कितना होगा 30, तो ये दोनों खत्म हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री, ये तुम्हारा निकल कर आ गया। मीन्स ये दोनों एंगल नहीं लेना है, हमें एंगल लेना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। ठीक, हटाओ, ये बात आ गई होगी। अब जरा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बच्चों 2-3 क्वेश्चन हैं जो गॉस थ्योरम में सबसे ज्यादा पूछे गए, वो अब आ रहा है, जो रिसेंटली एग्जामिनेशन में। इन लोगों को तो आए हुए थोड़ा टाइम भी हो गया, हालांकि ऐसा नहीं कि अभी ये नहीं आएंगे, कंसेप्ट कुल मिला के इतने ही हैं, इन्हीं को उलटफेर करते रहेंगे वो, और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। यहाँ तक कंपटीशन की दुनिया में भी अगर जाएं तो इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। यही सब आएगा जब अगर फ्लेक्स के ऊपर उन्होंने कुछ भी पूछना चाहा तो वो होगा सब इसी दुनिया से। अब जो रिसेंटली एग्जामिनेशन में आ रहे हैं वो देखो, उसमें उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने क्यूब लिया और क्यूब को उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है हमारा एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलाम ही ले लिया, आई कैप ले लिया। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक क्यूब है, इसका डायमेंशन जो है एक क्यूब की साइड वो ए ले लिया इन्होंने, ए, और एक केस में 1 नाम से भी कई बार आया है, तो दोनों ही नाम से कर देते हैं। 1 मीटर ले लिया, सेंटीमीटर के चक्कर हटा दिया जाए। ठीक, अब उन्होंने कहा एक क्यूब रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5
और किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पर है। तो उन्होंने कहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कैसे निकालते हैं हम, इस तरह से निकालते हैं कि फाई इक्वल टू चाहिए होता है हमें ई ए और कॉस थीटा ई चाहिए होता है, और ये क्यूब है। ठीक है बच्चों, ये क्यूब है, साइड इसकी 1 मीटर दे रखी है। अब जरा गौर करो, अब एक क्यूब टाइप की एक बॉडी है, हम ढूंढ के लाते हैं कहीं से क्यूब अभी ढूंढ के ला रहे हैं। अब तुम जरा ट्राई करो उससे, हम क्यूब अभी ढूंढ के लाते हैं। क्यूब की साइड एक कोई डिब्बा ऐसा क्यूब टाइप का मिल जाए तो ये मिल गया हमें, क्यूब टाइप का मिल गया बच्चों, ये है क्यूब। अब तुम सोचो यहाँ पर इस क्यूब की फेसेस कितनी है बच्चों, इस क्यूब की कितनी फेस है, सोचो। क्यूबाइड है। अरे ये क्यूबाइड है, मगर क्यूब हम एग्जैक्टली कहाँ से लाएं, या फिर इसको काटें क्या, इसको थोड़ी देर के लिए क्यूब मान लो, क्या जा रहा है, थोड़ा सा दिल बड़ा करो, ये क्यूब है, इसकी सारी डायमेंशन एक जैसी हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब ये अगर हो गया तो अब तुम बताओ इसकी डायमेंशन कितनी इसकी फेस बनेगी क्यूब की, 6 बनेगी। अब एक एक फेस को हम समझेंगे अलग अलग। देखो भाई, पहली फेस है ऊपर वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तय हो गया है, एक्स एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है, और इस वाली फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। बताओ फ्लक्स कितना आया इसमें, 0। अरे यार गिर गया ये, अभी गिर जाता, बार बच गया। हाँ, तो ये इसका आया बच्चों, क्या आया, ये इसका 0 आ गया फ्लक्स, इसका 0 आ गया। इस वाले फेस का कितना आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 0 इसका 0 सर, 0, इसका 0 आ गया। तो सर, 4 0 फेस तो जिंदा 0 हो गए बच्चों, 4 फेस तो 0 हो गए, ये बात सारे लोग समझ गए। किसी को कोई शक हो तो आराम से बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये इधर है, 90 डिग्री एंगल बनना है, cos 90 0, इधर भी cos 90 बनना है, इधर भी cos 90, इधर भी cos 90 बनना है, इधर भी 0। ठीक, अब जरा इधर देखें, ये वाला फेस में अगर तुम देखो, इस वाले फेस में तो यहाँ का एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो बताओ ये फ्लक्स क्या आया, और 0 हो गया, ये cos 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू cos 0 1 आ जाएगी। तो ये इस वाले फ्लक्स का नाम हम रख देते हैं 1, और इसका नाम पे 2 रख देते हैं। ठीक, तो इस वाले का भी सीन निपटाई दो, इस वाले का एंगल 180 डिग्री, 180। ये देखो, ये वाला फ्लक्स था, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इधर है, तो इस केस में तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमने 1 सरफेस ले रखी है मान लो, तो फाई 1 हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ई ए कॉस 0 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है, एरिया 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं तमीज से, और cos 0 1 रख दिया। तो यहाँ पर 5 न्यूटन पर कूलाम, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ गया है फ्लक्स पहला। अब इस सरफेस पे देखा तो एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ आया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इस थीटे की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो फाई 2 निकल कर आएगा वो आया ई ए कॉस 180। तो यहाँ पर 5 इंटू 1 स्क्वायर कॉस 180 की वैल्यू -1, तो -5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ गया। अब इन दोनों फ्लक्स को जोड़कर हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 निकल कर आएगा, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। नेट फ्लक्स 0 हो गया। समझ पाए? सही, पहले वाले 1 का स्क्वायर, ऐसे 5 इंटू 1 का स्क्वायर। चूंकि एरिया निकालना है ना तुम्हें, क्यूब की साइड है 1, इसलिए हमने यहाँ 1 का स्क्वायर करा हुआ है। जैसे मान लो साइड अगर इस क्यूब की 2 होती तो एरिया निकालते वक्त तुम 2 का स्क्वायर करते यानी 4, तो 5 इंटू 4 यहाँ पे आ जाता है 20। तो हम यहाँ 2 के हिसाब से निकाले दे रहे हैं, 20 हो गया। और अगले वाले केस में फिर से एरिया रखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर ये भी 20 हुआ मगर माइनस साइन का, तो +20 -20 की वैल्यू आकर फाइनल फ्लक्स हमारा 0 तो होगा ही। बोलो सही, सेकंड वाले फेस में एरिया वेक्टर इधर क्यों लिया? एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। तो जितनी भी सरफेस हैं उनके बाहर निकलते हुए, ना कि उनके अंदर सरफेस में। इस वाली सरफेस का अंदर की तरफ नहीं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस, ये रहती है डायरेक्शन उसकी। अंदर जाना तब तो 0 ही होता।
हाँ अंदर जाता तो जीरो होता, मगर ऐसा नहीं लेते फिर हम लोग। यस सर। ऐसा लेते तो कहानी हो जाती गड़बड़। इसको अलग सेंस में दूसरी बात ये कहते हैं, दूसरा यूं समझ लो, दूसरी वर्डिंग में, जब किसी सरफेस के अंदर घुस रहा होगा फ्लक्स तो वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, नहीं उल्टा कर दिया। जब किसी सरफेस के अंदर घुस रहा होगा क्लोज सरफेस के, तब होगा ये नेगेटिव, और जब किसी सरफेस से बाहर फील्ड लाइंस निकल रही होंगी तो पॉजिटिव होगा। तो नेट फ्लक्स इसमें क्या आ गया, जीरो। वजह क्या है, अगर सुपरफिशियली समझो इसे, तो जितनी फील्ड लाइंस इस वाले फेज से अंदर जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर जा रही हैं। तो इसका मतलब है टोटल इसमें अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस भी कुछ नहीं है। 10 लाइन अंदर जा रही थी, 10 बाहर निकल रही, तो नेट फ्लक्स हो गया जीरो इसका। ये हुआ, निकाला ऐसे जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा न्यूमेरिकली, उससे सेंस वो आएगा। तो इस तरह से हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रखना, वरना क्या हो जाता है सीन्स, अंदर घुसने वाली फील्ड लाइंस भी हमारी आ जाती क्या आ जाती, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ जाती, तो टोटल फ्लक्स जीरो ना आके कुछ और आ जाता, तो सब कंसेप्ट जो है लड़खड़ा जाते। तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही रहेगा। ठीक, अब जरा आते हैं और आगे। अब उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि अगली बार उन्होंने, हाँ बोलो सर अगर स्फेयर हुआ तो? अभी ये जा रहे हैं वहां पर, अगली बार क्वेश्चन यहाँ पे जा रहे हैं कि पहले सिलेंडर वाला ले लें। सिलेंडर उन्होंने पूछा है, फिर स्फीयर पे चलते हैं। अभी एक सिलेंडर ढूंढ के लाते हैं बच्चों। एक सिलेंडर तो यार ये है रखा हुआ, मगर सिलेंडर को खाली करना पड़ेगा थोड़ा, 1 मिनट रुको। थैंक गॉड, ये है सिलेंडर। इस सिलेंडर में क्या हुआ, 1 मिनट यार, थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है, दूसरा लेके आते हैं। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये दोनों तरफ से बंद है, इधर भी इधर भी। ठीक, अब इस सिलेंडर में ज़रा समझो, ये वाली कहानी तो वही आई, एरिया वेक्टर इधर है, फ्लक्स आया नेगेटिव, बोलो ना फ्लक्स नेगेटिव, और इसका एरिया वेक्टर इधर ही, फ्लक्स पॉजिटिव। दोनों ही एरिया सेम है, जितना ए ये है। ये क्या है सर? ये सिलेंडर हो गया। एक सिलेंडर रखकर उन्होंने पूछा है 2 बार। सब इस सिलेंडर की बात कर रहे थे। सिलेंडर की, हाँ। अब क्यूब, अब हम लोग बड़े हो गए ना, क्यूब से अब सिलेंडर की तरफ निकल गए। तो इसकी कहानी समझो जरा, जितना इधर की तरफ फ्लक्स आएगा, इस तरफ नेगेटिव फ्लक्स होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो नेगेटिव फ्लक्स हुआ ना, और उतना ही फ्लक्स यहाँ पर होगा। दोनों तरफ सेम होने की वजह क्या है, इस सिलेंडर को बना देते हैं बच्चों। अरे यार अभी अगला क्वेश्चन कराना है, मगर कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा फिगर बना लेंगे, तुम भी क्या याद करोगे बच्चों। ये आया क्वेश्चन, 2 बार उन्होंने ये पूछा, कई बार आया ये क्वेश्चन, इसीलिए तो उनके पीछे पड़े हुए हैं कि ये सब चीज़ें आ जाएं। अब नॉर्मली बच्चे क्या होता है, वही थ्योरी डेरिवेशन याद करके बैठ जाते हैं, कहते हैं फिजिक्स तैयार हो गई, और पेपर में बाउंस होके आ जाते हैं वापस आंसू बहाते हुए। ये सीन होता है, फिजिक्स से पेपर अच्छा खासा टफ आता है। तो इन सब चीज़ों को इतना बारीकी से वो पूछते हैं कि तुम लोग समझ लो कि रिसर्च कर रहे हो, और हम लोग कितनी नालायकी से पढ़ते हैं, 4 दिन में मुश्किल से 1 हफ्ते में 3 बार आ गए, 4 बार आ गए। तो अब देखो यहाँ पर हमने एक क्यूब रख दिया, वो क्यूब नहीं सिलेंडर रख दिया, तो इसका इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, और ये एरिया ले दिया, और इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उन्होंने हमें वही दे रखा है, 5 है और आई कैप, न्यूटन पर कूलम आई कैप डायरेक्शन में। तो अब इस कर्व्ड सरफेस की बात करो जरा, इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। देखो यहाँ पर छोटा सा एरिया बनाएं तो सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एरिया वेक्टर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 बना रहा है। इस सरफेस पे देखो तो एरिया वेक्टर यहाँ पे छोटा सा बनेगा, इस पे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। यही छोटा सा ds की बात कर रहे थे, छोटे छोटे ds, छोटे छोटे एरिया का अगर एरिया वेक्टर देखोगे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। तो इस पूरे कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि कुछ फील्ड लाइंस इस तरह से पैरेलली निकल जाएंगी, सरफेस को भेदती हुई, पेनिट्रेट करती हुई नहीं जाएंगी, मगर इस सरफेस को पेनिट्रेट करती हुई अंदर घुसेंगी, ये नेगेटिव फ्लक्स है, और इस सरफेस को पेनिट्रेट करती हुई बाहर निकलेंगी, ये पॉजिटिव फ्लक्स है। लैंग्वेज में अंदर जाने वाली को नेगेटिव, बाहर निकलने वाली को पॉजिटिव, और लिखने के तरीके में अगर इसको लिखे हम तो इसका नाम अगर phi1 दे दें तो EA cos 180 बनेगा जाकर, तो यहाँ पर माइनस का ये आ गया, और इस वाले को अगर phi2 नाम दें तो EA cos 0 बनेगा जाकर, तो ये प्लस साइन का ये आ जाएगा।
दोनों को जोड़ेंगे तो नेट फ्लक्स 0 आ गया। और इस कट सरफेस से तो हमेशा अगर छोटा सा एरिया भी निकाल लो यहाँ, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। 90 के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, सर सब में 0 होती है क्या वैल्यू? इसमें बस 0 वाली कहानियां खत्म हो गई। अब तुम लोग बड़े हो गए, अब तुम्हें नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम पे ले जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जब बोर्ड में पूछ लिए गए, तब अगली बार जब उन्होंने पूछे क्वेश्चन तो क्यूब को थोड़ा बदल दिया। अब जरा समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसी का ये भी क्वेश्चन दे रहे हैं और ये सारे आए हुए हैं और आएंगे, ध्यान रखना। रिसेंटली आजकल यही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आते हैं क्यूब पर। इस क्यूब पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को, जरा यहाँ पे एक बात और गौर कर लो, यहाँ पे नेट फ्लक्स 0 होने की वजह क्या रही? जितना फ्लक्स यहाँ पर है उतना फ्लक्स यहाँ पर है, तो नेट जोड़ा तो 0 आया, सही है। मगर ये दोनों सेम हुए क्यों? सेम दोनों इसलिए हुए कि एरिया जो इधर है वही यहाँ पर है, एरिया सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पर भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पर भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम था, एरिया भी सेम था। अब उन्होंने क्या करा, एक नई चाल चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करा दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली कई बार, मतलब 2 या 3 बार आ चुका है ये। जब तुम लास्ट में सैंपल पेपर करोगे तो तुम्हें फ्रीक्वेंटली मिलना शुरू हो जाएंगे। देखो पहले क्यूब वाला बताते हैं। यहाँ पर जब उन्होंने क्यूब लिया तो वही कहानी थी सारी, और वही कहानी में इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दिया उन्होंने नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने थोड़ा सा डरावना लुक दे दिया। डरावना लुक कैसा होता है जरा समझो। यहाँ पर उन्होंने 1 मीटर ही लेंथ दे रखी थी, 1 मीटर ही दिया। 1 दें या 4 दें, मुझे क्या लेना देना, हमारे पास कंसेप्ट है, हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समझो जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिया उन्होंने, ये कितना था, 50 अल्फा और x i कैप, और यहाँ लिख दिया वेयर अल्फा इज इक्वल टू 2 या 5 कुछ भी दे रखा था, 2 ले लिया फिलहाल हमने। अब तुम सुनो, तुम कहाँ बाथरूम लगे हुए अजय के बच्चे? देखो बच्चों, यहाँ 5 अल्फा x i कैप है। अब तुम देखो बच्चों, ये थोड़ा सा एक डरावना लग रहा है। अल्फा अगर लिख दिया जाए या यहाँ वो तुम्हें बीटा लिख देता तो थोड़ा सा डर लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 50 अल्फा x i कैप। ये क्या है? डराइए मत। ठीक, अब जरा समझो जरा बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा की वैल्यू उन्होंने 2 दे रखी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 50 रखा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 लगा दी, और x की वैल्यू यहाँ हम तैयार रहे हैं। x की वैल्यू, x को जरा सुंदर से बना दें, क्रॉस की तरह ना लगे, x ये लगा दिया, और i क्या, ये तैयार हो गया। अब उन्होंने क्या करा, यहाँ से इसको 1 मीटर की दूरी दे रखा है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्यूब आज भी है, उस क्यूब की साइड 1 मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जरा बात की बारीकी समझो कि ये x के फंक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर होता चला जा रहा है आगे बढ़ने पर, मगर डायरेक्शन उसकी फिक्स्ड है और आई कैप की तरफ है। मींस जो हम ये 4 सरफेस देख रहे हैं, इन 4 सरफेस पे तो फ्लक्स 0 था, जिंदा 0 था। अभी अभी तुमने देखा, जैसे ये वाली सरफेस है, इससे जो है 90 के होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, 0। इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव, इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब ये दोनों हम निकालते हैं बच्चों, जरा देखो। पहले वाला सरफेस का एरिया वेक्टर है ये, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 नाम दे रखा है, और फ्लक्स को हमने φ1 नाम दे रखा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर इस सरफेस का ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और फ्लक्स का φ2 नाम दे रखा है। अब हम इसे निकालेंगे। ये वाला फ्लक्स तुम्हें पता है, φ1 की वैल्यू होती है E1a cos 180। cos 180 क्या है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग सीख चुके हैं। अब E1 लगाओ जरा। E1 में तुम देख रहे हो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है ये सरफेस, 1 मीटर की दूरी पर है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह पे क्या लगा देना है, 1। यानी इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो E इक्वल टू 100x i कैप हो गया। तो पहले केस में अगर हम E1 निकालना चाहें तो 100 इंटू 1 i कैप आ जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 100 वैल्यू की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने 100 वैल्यू का रख दिया। ये 100 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई।
इसमें 2 लगा देंगे, हैं? इधर वाले में 2 लगा देंगे क्या? हाँ उधर 2 लगा देंगे, सही पहचाना तुमने। और एरिया साइड का स्क्वायर रख देंगे, साइड 1 है तो एरिया तो 1 का स्क्वायर ये हो गया। और क्या था ये cos 180, बड़ा गंदा लिखा है यार, खुद ही नहीं पढ़ पा रहे तो तुम लोग क्या करोगे। तो cos 180 की वैल्यू क्या हुई, -1 हुई। तो ये वैल्यू जो आई हमारी -1 से इंटू कर दिया, तो इस तरह से माइनस का 100 आ गया, ये पहला फ्लक्स आ गया। अब दूसरा फ्लक्स जो था वो है φ2, E2 लिखा, ये रखा cos 0, यहाँ पे cos 0 हो गया। E2 को जब निकाला तो x की वैल्यू देख लो, ओरिजिन से ये वाली साइड कितनी है, 2 मीटर की दूरी पर है। कि क्यूब की पहली फेस यहाँ से 1 मीटर पर है, अगली फेस यहाँ से ये वाली अपोजिट फेस 1 मीटर और है, तो पूरी ओरिजिन से सेकंड फेस की दूरी 2 मीटर हो गई। और जब 2 मीटर हो गई तो अब हम इसे में लगाएंगे बच्चों, E2 की वैल्यू कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 100 इंटू 2, ये यहीं लिखे दे रहे हैं E2 की वैल्यू 100 इंटू 2 आई कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ 200 तो यही हो गया, एरिया 1 स्क्वायर था पहले की तरह। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे +1 आ गई, तो ये आ गया प्लस का 200 आ गया, ये 200 आ गया। अब ये दोनों फ्लक्स को समझ में नहीं आया सर, ये क्या चीज, समझ में नहीं आया सर ये वाला। अच्छा अच्छा, अरे ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं समझाया। बस एक बार बात इनको किनारे और लगा दें, दोनों फ्लक्स को जोड़ा तो टोटल फ्लक्स हो गया फाई, और ये प्लस का 200 है, ये माइनस का 100 है, तो क्या बचा +200 -100 इक्वल टू प्लस का 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर हो गया। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया उधर देखें, ये क्यूब है, सपोज कर लो हमने यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, तो इसकी पहली फेस तो ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये निकालने के लिए 100 में x की जगह पर हमने क्या रखा, 1 रखा, मगर इसकी अपोजिट फेस जो यहाँ पर है वो ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 100 इंटू एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्गर होकर कितनी हो गई, 200 हो गई। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है तो हर सरफेस से, यानी इन दोनों सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। बताओ अमन, अमन आगे होगी सर। सोचो समझो बताओ। हाँ आ गया। अरे यार ये क्या हो गया, अभी तुम्हें और जीना होगा। हाँ सही, सर थोड़ा और दो टाइम। चलो ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं आगे। ये तो हो गया बच्चों ये क्वेश्चन सारे। नोट नहीं हुआ, नोट कर लो। हाँ आराम से नोट करो, जल्दी मत करो। इसी में वेरिएबल का जो अभी सिलेंडर वाला किया था, सिलेंडर वाला भी यही है, तभी तुम पूछ रहे थे स्फीयर, स्फीयर का भी सेम कहानी होगी। जितना आधी सरफेस से फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतनी आधी सरफेस से बाहर निकलेंगी, नेट फ्लक्स 0 होगा हमेशा। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सिमेट्रिकल बॉडी रखी हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने वाला हमेशा ही 0 होगा। अरे राइट हैंड पे लिखा हुआ है जो क्या बोलते हैं, वही है। हाँ हाँ सर ये वाला बताइएगा एक बार। राइट हैंड पे ये लिखा है ना, नीचे नीचे। अच्छा राइट हैंड पे ये यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो हमने यहाँ निकाला है 100, तो E1 100 रख दिया। एरिया की जगह पर साइड स्क्वायर, साइड कितनी है क्यूब की 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू cos 180 की वैल्यू उठाकर -1 लगा दी, इस तरह से माइनस का 100 आ गया। बोलो बच्चों आया? ठीक ठीक ठीक, चलो भाई बहुत अच्छा काम करा तुमने। फिर चलते हैं और आगे। हो गया सर। तो ये तुमने सारे ही इसके कंसेप्ट देख लिए, और अब चलते हैं अगला टॉपिक पकड़ते हैं बच्चों। तो ये हो गया। एक बात और याद दिला दें, एक बच्चा था हमारा, उससे एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा, एग्जामिनर ने वायवे में पूछा उससे फ्लक्स के बारे में, तो तुम लोगों से भी डिस्कस करना है उससे। ये पूछा कि भीष्म पितामह है, और तुम लोगों से भी यही क्वेश्चन है, जरा सोचो गौर करो बताओ। कहा भीष्म पितामह के पीछे जो है वो है एक टोकरी, वही तीर वाली टोकरी जो होती है ना, जो तरकश कहते हैं शायद, और क्या कहते हैं, तुम्हें नाम पता है उसका, जिसमें तीर रखे रहते हैं, बोलो। अरे ये टोकरी होती है जहाँ तीर रखे रहते हैं यार, धनुष बाण में रामायण दिखाते थे हैं, क्या कहते हैं?
तीर कमान। अरे तीर कमान तो हाथ में होता है, वो टोकरी जिसमें तीर होता है वो क्या होता है? अगर वो तो नहीं पता हमें। तो बच्चों का खेल। यार अगली साल तुम लोग इतने बड़े हो गए अभी टोकरी कह लीजिए। तुम्हें ये नहीं पता है कि तीर कमान। चलो उसे तरकश कहते हैं मेरे ख्याल से, अब जो भी होता हो वो टोकरी है। उन्होंने कहा भीष्म पितामह की टोकरी में तीर रखे हुए हैं, तो बताओ ये कौन सा फ्लक्स है, ये पूछा। और अंकित नाम के लड़के से पूछा था। अब वो सोच रहा था अंकित खड़ा हुआ। तुम तो जानते हो, अवनीश तुम जानते होगे, और ब्रजेश तुम्हें भी पता होगा, पीएससी का ही है वो, तो अच्छा लड़का था वो। अब वो सोचने लग गया यार, बोले ये इन्होंने कौन सा क्वेश्चन पूछा, बोले रामायण से तीर में और फ्लक्स। तो वो ये कहना चाह रहा था, देखो फ्लक्स का मतलब अभी हम फिर से थोड़ा सा एक बार गौर कर लें कि उसके पूछने का मतलब समझें। मतलब ये था कि एरिया से, किसी भी एरिया से जितनी भी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली, उस चीज़ का नंबर को हम फ्लक्स कह रहे हैं। देखो ये है एरिया, मान लो एक प्लेन सरफेस है, एक पेज है, ये एक पेज है इस तरह का। इससे जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उन लाइनों की संख्या, हमने तो यहाँ 4 बना दी, दरअसल ये तो हजारों लाखों करोड़ों होंगी। तो उन सब का नंबर, जितनी परपेंडिकुलर लाइंस पास हो रही हैं उन सब का नंबर को हम कहते हैं फ्लक्स। ये बात है। उस फ्लक्स को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये था, पहला हथियार ये आया, दूसरा तो आने वाला है अगली हेडिंग में। फाई = E और एरिया और उनके बीच में cos थीटा। फ्लक्स क्या है? किसी सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइन में कौन हो सकती थी? जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तब तब हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तब तब हम उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। आगे जाके चैप्टर्स में, कई चैप्टर 8-10 चैप्टर के बाद आगे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, तो उसमें सेम कहानियां आएंगी और सेम ही सारे क्वेश्चन होंगे, बस सिर्फ ई की जगह पर बी हो जाएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। अब अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अगर सनलाइट है, सनलाइट की रेस, सन की रेस गुजर रही है इसमें, या बल्ब की रेस गुजर रही है, तो ये बल्ब का फ्लक्स हो गया। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि जस्ट ये तीर है, 4 तीर हैं, तो इसका नाम तीर फ्लक्स हो जाएगा। अगर वो कह रहा है कि भीष्म पितामह की टोकरी में तीर रखे हुए हैं, तो वो कह रहा है कि कौन सा फ्लक्स है, तो तुम कह दो वो तीर फ्लक्स हो जाएगा। क्योंकि हमें तो जितने एरो क्रॉस कर रहा है किसी एरिया को, उन एरोज का नंबर को ही तो हम फ्लक्स बोल रहे हैं, फ्लक्स और कोई चीज नहीं। निकालने का इंतजाम ये है। दूसरा और अरेंजमेंट अगली हेडिंग्स में आ जाएगा, गॉस थ्योरम में आएगा। पॉइंट में आएगा क्या? पॉइंट में आएगा सर का आंसर इसका? नहीं, इसका किसका? इसी का, फ्लक्स का। फ्लक्स का पॉइंट में अच्छा, कौन से वाले का कह रहे हो? सर मैं कोई भी फ्लक्स का मतलब पॉइंट में आंसर आ सकता है? हाँ, पॉइंट में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आएगा। क्योंकि दरअसल बात यह है कि वो cos थीटा पे डिपेंड करता है ना। अब कोई चीज़ तिरछी पास हो रही है, देखो कोई लाइंस ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यूं लिया, तो यहाँ पर सिचुएशन ये बनी, ये तो बना इसका एरिया वेक्टर और ये बना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 50 है फॉर एग्जाम्पल, और एरिया वेक्टर हमारा 100 है, ये 10 ले लिया हमने, चलो 10 ले लिया ये, और इसके बीच का एंगल ले लिया 60। अब यहाँ पे 2 बातें हैं, 2 बातों को ध्यान समझो। कुछ राइटर्स ने इसको इस बात पे भी लिखा, मगर ये लंबी बात हो गई थी, मगर अब हम लोग चूंकि बड़े हो गए तो इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। पहली बार में ये सब बताने लगते तो जो फ्लक्स आया था वो भी दिमाग से निकल जाता। तो उन्होंने नॉर्मली की शर्त लगाई थी उसमें डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो परपेंडिकुलर का शर्त ये था कि अगर तिरछी फील्ड लाइंस जा रही हैं तो ऐसा नहीं कि फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स अभी भी है, मगर अब कितना निकल कर आएगा? अगर यहाँ पे 50 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है 10, cos 60 की वैल्यू हाफ रखी, तो बजाय 500 के यहाँ पे 250 फ्लक्स आया है। इस 250 को या तो हम इस फॉर्मूले से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरे सेंस में ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं चाहिए थी हमें जो फील्ड एरिया से क्रॉस कर रही है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वो चाहिए है जो एरिया के परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये E है तो इसका ये कंपोनेंट क्या निकल कर आएगा? इसका आएगा E cos थीटा। तो यही इन दोनों का मल्टीपल ही फ्लक्स मिलेगा हमें। इसी बात को तो यहाँ कहा गया है, ये जनरल फॉर्म में बोल दिया गया है। ये समझ लो एरिया को उठा के इधर रख दिया जाए तो ये E cos थीटा इंटू A, ये 250 जो फ्लक्स आया ये आया। ये उस डेफिनेशन का और प्यूरिफिकेशन हो गया जो वो कहना चाहते थे, समझे? घोर सन्नाटा।
ये क्या कह मन दिया? कैसे समझ गए? हाँ तो सही है फिर। दो चार बच्चे हैं यही लोग बोलते रहते हैं, बाकी लोग तो अपने आप को मान चुके हैं कि हम तो बैक बेंचर्स हैं, हम लोग तो बस खाली यही काम करेंगे, जो भी विजय प्राप्त होगा उसको बस अप्रिशिएट करेंगे। हाँ अवनीश बताओ क्या कर रहे हो? पीछे वाले क्वेश्चन में पॉइंट में ही आ रहा था। हाँ तो पॉइंट में आ सकता है, क्यों नहीं आएगा भाई। कॉस थीटा की वैल्यू इतनी गंदी गंदी आ जाएगी कि 1/√2 रख दिया जाए, 1/√2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ये आती है 0.707, ये आ जाती है, और कहीं √3/2 आ जाएगी। तो ऐसी सी वैल्यू हो सकती है, ये सारा इसमें आ जाएगा पॉइंट में, क्योंकि नॉर्मली की शर्त है, नॉर्मल कितना पास हो रहा है, तो नॉर्मल इसका फ्रैक्शन हो सकता है। फ्लक्स तो ये था हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर को, तो 500 आ गया था, मगर वो 500 फ्लक्स हमारी डेफिनेशन पे उतरते ही नहीं है। डेफिनेशन पे वो उतरता है कि भाई 500 फ्लक्स में जो सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रहा था वो कितना था, तो तुमने वो कहा वो 250 था, तो वो 250 अगर ना होकर मान लो 250.5 होता, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई 250.5 सही है, कितना पास हो रहा है परपेंडिकुलर। ये दरअसल बात थी, समझ में आया बच्चों? अब ये सारी कहानियां हो गई हैं खत्म, और तुमने इसकी सारी बातें जान ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक अब आने जा रहा है बच्चों तुम लोगों का गॉस थ्योरम। तो करा जाए आज ही या कल करें? सारे लोग बिल्कुल होश आवाज में हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो गॉस थ्योरम पर्टिकुलर हेडिंग जो है करा दीजिए। ठीक पूरी फॉर्म में हो तो चलो करो। गॉस थ्योरम में लिखो बच्चों, फिर एक हेडिंग आ रही है इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम। फिर देखते हैं गॉस थ्योरम पे उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, बड़ा रीजनिंग क्वेश्चन। गॉस थ्योरम पे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है क्योंकि फॉर्मूला कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, मगर बात गॉस की बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गॉस साइंटिस्ट कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बात बड़ा अच्छी कही थी, जरा इस पे गौर करते हैं क्या क्या बात बताइए। तो आप पर्टिकुलर एक हेडिंग डाल लो बच्चों, गॉस थ्योरम। Gauss theorem. It states that the electric flux, the क्या लिखा है सर ये हेडिंग में? ये हेडिंग लिखा है गॉस थ्योरम, GAUSS, गॉस थ्योरम। फिर उसमें लिखा है इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू the closed surface, passing through the closed surface, अच्छा closed surface, enclosed कॉमा लगाकर enclosed a charge is equal to 1/epsilon naught times of the charge enclose it। बस चार्ज ही काफी है सर। यस सर। अरे तुम लोग क्या बातें करते रहते हो ये सब? कुछ नहीं सर। तो बच्चों देखो उसमें, तो इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस कॉमा इनक्लोज अ चार्ज इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स ऑफ द चार्ज। ये है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक क्लोज सरफेस है, ये गॉस साइंटिस्ट जो कहना चाह रहे हैं, इन्होंने कहा ये क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज बंद है जिसका नाम है Q। ठीक, ये बिल्कुल इस तरह से इमेजिन करो जैसे कि एक बल्ब है, बल्ब को एक बड़ी सी बॉल, ट्रांसपेरेंट बॉल के अंदर बंद कर दिया गया। अब ये बल्ब जल रहा है तो इससे रेज निकल रही हैं, ठीक है। तो जैसे बल्ब से रेज निकलती हैं उसी तरह से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं, ठीक है, फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो इस जो क्लोज सरफेस जिसके अंदर चार्ज बंद है, उस चार्ज से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो इस फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया गया। तो गॉस साइंटिस्ट ने बताया कि ये 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज है।
जितना चार्ज उसके अंदर बंद है उसको उसका 1/ε0 टाइम्स कर दिया जाए, या यूं कहो कि चार्ज फ्लक्स जो है वो चार्ज/ε0 होता है। इसी बात को सरफेस के बाद क्या लिखा है? सरफेस, अरे एक बार और बता देना। हाँ अभी बता रहे हैं। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस कॉमा इनक्लोज अ चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। तो किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज बंद है तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वो इस चार्ज की वैल्यू के, चार्ज क्यू की वैल्यू के 1/ε0 टाइम्स होगा। यानी कि 1/ε0 से इंटू कर दिया जाए चार्ज की वैल्यू को, तब जो आएगा वो फ्लक्स आएगा। दूसरे फॉर्मूले है नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी बस इसी छोटी सी बात को, जो छोटी सी वर्डिंग है, बहुत गहरी बात कही है गॉस साइंटिस्ट ने, इस बात को ढंग से समझना है पहले। नोट तो करना है ना? हाँ बिल्कुल, नोट तो बिल्कुल करना है, साफ साफ सुंदर सुंदर इसको नोट करो भी गॉस। दूसरा फॉर्मूला है ना उसका? ये दूसरा फार्मूला है, बस ये 2 ही फार्मूले हैं फ्लक्स के। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, कुछ समझ नहीं आया। अभी बता रहे हैं, देखो फिर से समझो जरा। कि जैसे कि एक क्लोज सरफेस है, अब क्लोज सरफेस तो नहीं है फिलहाल अभी, तो क्लोज सरफेस है, एक बॉल है ट्रांसपेरेंट, ये वाली एक बॉल है ट्रांसपेरेंट शीशे की, और इसके अंदर तुमने एक यहाँ पे चार्ज रख रखा है। तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अगर तुम प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो हम इस चार्ज की जगह पे बल्ब रख देते हैं। एक बल्ब है जो जल रहा है, तो बल्ब से रेज निकल रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुमने इस बल्ब को ले जाकर एक स्फीयर लिया, एक ऐसा स्फीयर है जिसे 2 हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है, इसको मुंह खोला और इसको, इस बल्ब को इसके अंदर रख दिया। तो इस सरफेस से जितनी रेज गुजर रही होंगी, उन रेज का टोटल नंबर ऑफ रेज पासिंग थ्रू द सरफेस, यही जो है, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस क्लोज, इसमें तो सर वो लाइट बाहर आएगी नहीं ना? लाइट ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल बाहर आ जाएगी। हम बार बार ट्रांसपेरेंट बल्ब कह रहे हैं ना, तो ट्रांसपेरेंट सरफेस है। बाद में गाना कवर कर ले। हाँ ट्रांसपेरेंट, अरे यार ये एक बल्ब है, इसको एक ट्रांसपेरेंट बॉल से कवर कर लिया, शीशे की बॉल से, तो रेज इससे बाहर तो आएंगी, रोशनी बाहर आएगी। तो बाहर आने वाला जितनी भी रेज हैं उनकी टोटल संख्या को हम कहते हैं फ्लक्स। मगर यही बल्ब की जगह पे चार्ज है, तो रेज की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कागज उसमें सब ब्लैक हैं? तो सारी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी ऐसे? हाँ सारी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, मगर जरा बात की गहराई को समझो, वो क्या कह रहे हैं, इन टोटल फील्ड लाइंस की गिनती कौन बताएगा? अगर तुम्हें एक बल्ब जला के दे दें और उसको एक बड़े से स्फीयर के अंदर रख दें और तुमसे कहें कि चलो भी बल्ब की रेस हमें गिन के बताओ सारी रेस कितनी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि रेस हमें दिख रही हैं तब भी हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत सारी रेस है। और इन्होंने ये बता दिया इतना आसानी से कि तुम हमें सिर्फ चार्ज की वैल्यू बता दो, हम तुम्हें क्लोज सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि फ्लक्स जो है वो हम बता देंगे तुम्हें। ये बात, सर ये 1/ε0 क्या है? ये 1/ε0 वही था जो कूलॉम्स लॉ में था। कूलॉम्स लॉ में ε0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 थी। ये वही ε0 है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, जो कूलॉम्स लॉ में था, जो आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होगा, जो आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो 1/4π होता था, मगर अब 4π नहीं है, अब सिर्फ एप्सिलॉन उसमें जो था वो अलग निकाल लिया गया, वो पूरे कांस्टेंट की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो सर इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। यही वैल्यू रखेंगे सर? हाँ यही वैल्यू रखना है। इसीलिए इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल दम नहीं है कोई, क्योंकि न्यूमेरिकल में तुमसे क्या पूछेगा, चार्ज अगर दिया तो फ्लक्स तुम बता ही दोगे, ε0 की वैल्यू सबको पता है, गली का बच्चा जानता है, इससे उठा के डिवाइड कर देगा, फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। इसलिए इस पर, इस वाले टॉपिक पे रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो रीजनिंग क्वेश्चन क्या है उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर पहले ये बात पहले ढंग से क्लियर कर लो सारे लोग कि वो क्या कहना चाहते हैं। मीडियम चेंज कर देंगे तो सर के भी आ जाएगा? क्या जी? मीडियम अगर बदल दिया तो के भी आ सकता है? हाँ मीडियम बदल दिया जाए तो के भी आ जाएगा। मीडियम का सर कोई इफेक्ट पड़ता है इस पर? मीडियम का चार्ज के ऊपर बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स पे असर पड़ता है। देखो फोर्स का पहला वजूद मीडियम से था,
और मीडियम जब होता था तो फोर्स अफेक्टेड होता था। फोर्स अफेक्टेड क्यों होता था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की वजह से। वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर असर आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स का ही बच्चा तो था। फोर्स को जब चार्ज से डिवाइड करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज था, बाकी कांस्टेंट तो पूरे ही थे। और आज ये भी जो बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहा है तो के का भी इसमें इफेक्ट होगा। मगर चूंकि के पे इन्होंने कभी बात नहीं करी, इसलिए हमने इसके इंट्रोडक्शन में वहां पे के नहीं लाए हैं। इसको अलग से कंडीशनल एक क्वेश्चन बना के कर लेंगे। यस सर। फिर से समझो, एक चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया। वो क्लोज सरफेस चाहे स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, क्यूबॉइड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इस कमरे के अंदर एक हमने चार्ज रख दिया है, तो इस कमरे अगर हमारा क्यूबिकल रूम है ये, तो उसकी 6 सरफेस हो गई, 4 दीवारें हो गई, एक छत हो गई, एक फ्लोर हो गया, नीचे फर्श हो गया है। तो अब इसमें जो 6 सरफेस हैं, तो इस चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइंस गिर रही होंगी सारी सरफेस पर, तो वो टोटल फ्लक्स जो होगा वो Q/ε0 होगा। ठीक है? यस सर। ये वो बताना चाह रहे हैं। तो ये छोटा वो स्पेयर है, बड़ा उससे कोई रोल नहीं है इसका। हाँ, ये कल डिस्कस करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ये सिर्फ हमने आज गॉस फिल्म तुम तक ये पहुंचाने का काम किया है। कल इस पे सारे वो बात डिस्कस करेंगे जितने क्वेश्चन उन्होंने अभी तक पूछे हैं, प्लस जितने क्वेश्चन वो आगे पूछ सकते हैं। सर वो डेफिनेशन वो कर देना। डेफिनेशन हुई कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद है, तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ वो चार्ज होगा जो इसके अंदर बंद है। सर ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का? नहीं, अभी लास्ट नहीं, भी 2-3 टॉपिक और बाकी हैं। सर ये स्फीयर जितनी दूर रखा होगा चार्ज से, इसका कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो रेस यहाँ से पास हो रही हैं वही रेस इस वाले से होंगी, वही ये इससे होंगी, वही इससे होंगी। जो रेस यहाँ से जा रही है वही निकलेगी। ये है। पानी में रख दें तो सर इसको चार्ज को पानी में रख देंगे, बस के आ जाएगा नीचे, ε0 के इनटू में बस के आ जाएगा, एक और क्या होगा। ठीक है, तो पहले इस वाले टॉपिक को निपटाओ, कल इस पे बेस्ड क्वेश्चन सारे करेंगे। पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बोलो, फिर सारी कंडीशनल बात कल डिस्कस करेंगे हम लोग। ये खत्म हो जाए, कल हम सिर्फ प्रॉब्लम से ही इसके शुरू करेंगे। उन्होंने क्या क्या पूछा, सर वो डेफिनेशन वो कर दीजिए। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कॉमा इनक्लोज अ चार्ज, यही सरफेस एक चार्ज को इनक्लोज करती है, मतलब चार्ज इसके अंदर पाया जा रहा है, वो इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। एक चार्ज का 1/ε0 गुना फ्लक्स होता है किस सरफेस से पास होने वाला? जिस सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है, क्यों। सर 1/ε0 के बाद क्या था? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। ओके ठीक है बच्चों, हो चुका? यस सर। ठीक है बच्चों, Yes, टू बी कंटिन्यूड। कल हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल इसके खट्टे मीठे क्वेश्चन होंगे।